हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो एसएसटी पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। देखिए, जितनी भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? तो वह हो जाएगा, देखिए, सिकंदर लोदी ने की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने की थी। देखिए, समझते हैं। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए 1504 में आगरा शहर बसाया और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए प्लेलिस्ट में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए, आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नए धार्मिक मार्ग की शुरुआत की थी? तो वह हो जाएगा, देखिए, अकबर ने। तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी तो अकबर ने की थी। देखिए, अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर दीन ए इलाही की स्थापना की थी, और इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो, देखिए, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। देखिए, समझते हैं। देखिए, अमीर खुसरो ने दिल्ली के कई सुल्तानों का काल देखा था, लेकिन वे मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, और वे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो किसके बीच लड़ा गया था? तो वह हो जाएगा, देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, 1526 में लड़ा गया था। देखिए, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और दिल्ली सल्तनत का अंत किया था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के किस वंश से संबंधित थी? तो वह हो जाएगा, देखिए, गुलाम वंश से संबंधित थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका थी, वह गुलाम वंश से संबंधित थी। देखिए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और रजिया का शासनकाल माना जाता है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी तो रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जमा मस्जिद और लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो वह, देखिए, शाहजहां ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए, दिल्ली की प्रसिद्ध जमा मस्जिद और लाल किला का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। देखिए, शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां के काल को देखिए स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला जमा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला जमा मस्जिद सभी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, समझते हैं, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है अमेरिका में। और देखिए, अर्जेंटीना को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के मैदानों को पम्पास कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैनोस और कैंपोस किस प्रकार के घास के मैदानों का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का उदाहरण है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले गर्म घास के मैदान होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले गर्म घास के मैदान होते हैं। और लैनोस वेनेजुला में पाया जाता है और देखिए कैंपोस ब्राज़ील में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला और गर्म मरुस्थल होता है। तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा देखिए गर्म मरुस्थल होता है और जो 11 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान में फैला थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में विस्तृत है? तो भारत और पाकिस्तान में फैला थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में विस्तृत है? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। देखिए, थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। तो थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान के पश्चिमी जिलों में स्थित है और यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है कहाँ स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका चिली में स्थित है। देखिए, समझते हैं, देखिए, दक्षिणी अमेरिका के चिली देश में स्थित आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूखा क्षेत्र है जहां कई वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के यस अक्षर के समान है और यह व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अटलांटिक महासागर यस अक्षर के समान है और व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। देखिए, अंध महासागर अटलांटिक महासागर का नक्शा देखने पर यह आकार जैसा दिखाई देता है और इसके दोनों ओर विकसित महाद्वीप होने के कारण समुद्री व्यापार यहाँ सबसे अधिक होता है। तो समुद्री व्यापार सबसे अधिक होता है, तो देखिए अटलांटिक महासागर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 21 वर्षों के प्रवास के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष वापस लौटे थे? तो महात्मा गांधी 21 वर्षों के प्रवास के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वह हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1915 में लौटे थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी 21 वर्ष के प्रवास के बाद दक्षिण अफ्रीका लौटे थे तो भारत में,
तो 1915 में लौटे थे। देखिए गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू किया था? तो वह हो जाएगा चंपारण में शुरू किया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया था तो चंपारण में शुरू किया था। देखिए वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी पिछड़ेपन के कारण अतीत में इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो सागर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का एक हिस्सा है जहां कोई तटरेखा नहीं है? तो सरगासो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है जहां कोई तटरेखा नहीं है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो वह हो जाएगी, देखिए प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त मेरियाना देखिए प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर होता है। इसमें स्थित मेरियाना गर्त की गहराई है लगभग 11,034 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ को अपने उच्च धान उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है और आंध्र प्रदेश को अपनी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में भारी मात्रा में धान उपजाने के कारण इसे देखिए आंध्र प्रदेश को भी धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल देखिए कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में किस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो वह हो जाएगा चौरी चौरा कांड में। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफी की बागायती खेती के लिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है? तो वह हो जाएगा लैटराइट मिट्टी का विकास होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लैटराइट मिट्टी तेज वर्षा के कारण होने वाले निछालन से बनती है और यह अम्लीय होती है और काजू, चाय तथा कॉफ़ी खेती के लिए पहाड़ों की ढलानों जैसे केरल, असम पर सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास कॉटन की खेती के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त उत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए भारत में कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है? तो वह हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, काली मिट्टी होती है। तो सबसे उत्तम मानी जाती है कपास के लिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी या कपास काली मिट्टी कहा जाता है। इसमें जल धारण करने की
क्षमता सबसे अधिक होती है। तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है और यह मुख्य रूप से ढक्कन के पठार, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। देखिए जितने भी आज के सेशन में क्वेश्चन लिए हैं लगभग आपको करवा चुके हैं और देखिए आज के सेशन में आपके स्कोर आना चाहिए 40 में से 40 आना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो वह हो जाएगा देखिए साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किए थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ पद यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को दंडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जिनेवा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय स्थित है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए वैश्विक स्वास्थ्य की देखरेख करने वाली संस्था WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा में है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो वह हो जाएगा करो या मरो का नारा दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नारा दिया था तो करो या मरो का नारा दिया था। देखिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन की घोषणा करते हुए गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। देखिए 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग शुरू हुआ था जिससे गेहूं, चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय केवल 30 वर्ष तक शासन किया था? तो वह हो जाएगा खिलजी वंश ने। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल का उदाहरण है जो अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है? तो कौन सी रबी की फसल का उदाहरण है जो अक्टूबर से नवंबर से बोई जाती है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं और धान, मक्का और कपास खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। धान, मक्का और कपास खरीफ की फसलें ये वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और रबी की मुख्य फसलें होती हैं तो जौ, चना, मटर और गेहूं, सरसों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला 5 सदस्य हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोलर सिस्टम और घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी?
तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को मजबूत करने के लिए, वस्तुओं के दाम नियंत्रित करने के लिए दीवान ए रियासत विभाग और बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? तो दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो वह हो जाएगा इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो कुतुब ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और केवल इसकी पहली मंजिल तक खाने का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और देखिए, इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था उनके उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। और देखिए, मीनार पर 3 और मंजिलें जुड़ाकर इसके निर्माण कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और देखिए, आगे का कार्य पूरा करवाया था बहुत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके ऊपरी 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था और मरम्मत करवाई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और देखिए, इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और इसमें 2 मंजिलें जुड़वाई थी, इसकी मरम्मत करवाई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख राजा के नाम से प्रसिद्ध वह सुल्तान कौन था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी तो दौलताबाद स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मानचित्र मैप का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह छात्रों में स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष बोध को विकसित कराता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों प्राइमरी सोर्स जैसे शिलालेख, सिक्के या प्राचीन डायरियों के उपयोग का क्या महत्व होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये छात्रों में वैज्ञानिक और खोजी दृष्टिकोण विकसित कराता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह देखिए, जितने भी क्वेश्चन इधर हैं पेडागोजी के हैं। देखिए, प्राथमिक स्रोत छात्रों को इतिहास के सीधे संपर्क में लाते हैं जिससे वे साक्ष्यों के आधार पर खुद निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में संसद की कार्यप्रणाली विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त सक्रिय शिक्षण विधि कौन सी होगी? तो वह हो जाएगा मॉक पार्लियामेंट भूमिका निर्वाह विधि होगी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण को ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण को ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, विद्यालय के बाहर के वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एनसीएफ 2005 स्पष्ट रूप से रटन प्रणाली को छोड़ने की बात करता है और स्कूली ज्ञान को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ने की वकालत करता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ने की वकालत करता है। तो एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में यदि आपको विविधता में एकता विषय पढ़ाना है तो आप किस
गतिविधि को प्राथमिकता देंगे तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत के विभिन्न राज्यों के त्योहारों और संस्कृतियों पर एक सामूहिक परियोजना प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए देंगे प्राथमिकता। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सामूहिक परियोजना कार्य से छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे उनके सहिष्णुता और आपसी सम्मान की भावना बढ़ेगी। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना स्कोर जरूर बताइएगा आज के सेशन में आपने कितने सही किए हैं। और इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जो लोग नहीं देखे होंगे वह ज़रूर देख लेंगे। और आपकी डेली प्रैक्टिस से चलने वाली है क्लासेस, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।